तो चलिए पहले जो बात करेंगे भारत में कृषि की। याद रखना पहले जो यहाँ पर हम कृषि से संबंधित जितना भी उसका इतिहास रहा है पुराना वो पढ़ेंगे, फसल ऋतुएं पढ़ेंगे, उसके कल्चर पढ़ेंगे, उसके संस्थान पढ़ेंगे और पहले जो किस स्थान पे जो है कौन सी कृषि पहले नंबर पर आती है इसको भी हम स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। इसकी योजनाएं भी जो कृषि से संबंधित है वो भी सारी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर बना कैसे। तो देखिए ये शब्द जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से, एक तो पैरमिचो एगर है और दूसरा पैरमिचो आपका कल्चरा है। एगर का मतलब क्या है? खेत या भूमि, और कल्चरा का मतलब है जुताई या खेती। ठीक है, इनसे जो है ये मिलकर बना हुआ है, जिसका कुल मतलब अगर मैं बताऊं तो भूमि की जुताई या खेतों की खेती करना है, जो भूमि और खेती को दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। फिर जो अर्थव्यवस्था में योगदान की अगर मैं बात करूं तो देश की जीडीपी में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान 18 से 20% है। कितना है फिर जो? तो आप कहोगे 18 से 20% के बीच रहता है, जबकि ये देश के लगभग 54.6% 54.6% जनसंख्या को रोजगार या काम देता है। ठीक है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, किसको? तो भारतीय कृषि जो है पेरचो, इसको हम क्या कहते हैं? तो मानसून का जुआ। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, तो आप याद रखना भारतीय कृषि को पेरचो आपका जो है मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि 55% क्षेत्र जो है मानसून पर निर्भर है। क्यों? मैंने क्या कहा? 55% पेरचो जो इसका क्षेत्र है वो मानसून पर ही निर्भर है और 45% क्षेत्र जो है वो सिंचित है, इसीलिए इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक बात, कृषि निर्यात नीति 2018 में आई। पेरचो कब आई? कृषि निर्यात नीति जो है ये आपकी 2018 में आई थी, ये बात आपको याद रखना है। और उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो उद्देश्य कृषि निर्यात को 60 अरब डॉलर से ऊपर की ओर ले जाना है। ठीक है, देखिए चाय, कॉफी और मसालों के नए बाजार खोलना जो है इसका लक्ष्य था। किसानों की आय दोगुनी करना, इसके लिए अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि सरकार फेल हो चुकी है इस काम में। लक्ष्य 2022 तक का था, लेकिन वो 22 तो छोड़ो 26 आ गई, आय दोगुनी तो छोड़ो सवागुनी भी नहीं हो पाई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछना बनता नहीं। सरकार अपनी कामयाबी के क्वेश्चन हमेशा पूछवाती है। ठीक है, पर यार ध्यान रखियो, पूछ ले, शायद पूछ ले। ठीक है, तो समिति याद रखना, अशोक दलवाई समिति। ठीक है, मजाक किया था मैंने यार। देखिए राष्ट्रीय कृषि नीति, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 क्वेश्चन पूछ सकता है। घोषणा कब हुई? तो 28 जुलाई 2000 को इसकी घोषणा हुई थी। किसकी? तो राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब हुई थी? तो आप कहेंगे 28 जुलाई 2000 को इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक बात ध्यान देना, इसका क्या कार्य था? तो अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। कितना? तो 4% से अधिक जो है वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। ठीक है, अब नोट में एक बात ध्यान रखना, भारत की पहली कृषि जनगणना जो है वर्ष 1970-71 में हुई थी। कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो भारत की जो है पहली कृषि जनगणना जो हुई थी वर्ष 1970-71 में हुई थी। अब देखिए एक बात ध्यान देना, जो कृषि जनगणना हुई थी, अगर मैं बात करूं तो इसके अंतराल, अगर मैं बात बताऊं आपको कि अंतराल के अंतर्गत एक शब्द होता है, ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। ठीक है, जबकि पशु जनगणना भी 5 साल और मानव जनगणना जो है वो 10 साल में होती है। ठीक है, पर अगर मैं कृषि की बात करूं तो इस गणना की मुख्य इकाई जो परिचालन जोत होती है। ठीक है, अब देखो जोत होती है, क्या होती है? जोत। तो किसानों का वर्गीकरण जोत के आकार के आधार पर किया जाता है। भारत में किसानों को उनकी जमीन के आधार पर जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा गया है। देखिए पहले सीमांत किसान, दूसरा लघु किसान, तीसरे अर्ध मध्यम किसान, चौथे मध्यम किसान और 5वें प्यारे जो बड़े किसान आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात करूं तो सीमांत किसान की बात करूं अर्थात मार्जिनल फार्मर्स, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले पर जो आपके सीमांत किसान आते हैं। भारत में सर्वाधिक संख्या इन्हीं की है, लगभग 68 से 70% पर जो आपके जो है सीमांत किसान हैं। ठीक है, लघु किसान की बात करें तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच वाले पर जो लघु किसान होते हैं। अर्ध मध्यम किसान जो 2 से 4 हेक्टेयर वाले होते हैं वो अर्ध मध्यम के अंतर्गत आते हैं। मध्यम किसान पर जो 4 से 10 हेक्टेयर वाले आपके मध्यम किसान के अंतर्गत आते हैं। बड़े किसान 10 हेक्टेयर से जो अधिक वाले होते हैं, अधिक भूमि वाले होते हैं, पर जो वो बड़े किसान के अंतर्गत रखे जाते हैं।
देखिए यहाँ पर समझते हैं हम कृषि की प्रमुख योजनाओं के बारे में, ठीक है, कृषि की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो ध्यान देना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसे पीएम किसान योजना बोलते हैं। तो जो ये शुरू हुई थी, जो लॉन्च हुई थी, ये 24 फरवरी 2019 को जो है गोरखपुर से लॉन्च हुई थी। अब इसमें है क्या, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में इसको प्यारे जो आप समझो, सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपये, कितना प्यारे जो 6,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। और ये प्यारे बच्चों 2,000 रुपये की जो है 3 किस्तों में आता है। कितनी किस्तों में आता है? 3 किस्तों में आता है। तो ये बात अभी आप अपने जहन में रखना, ठीक है, कभी राशि पूछ ले, ठीक है। फिर देखिए दूसरी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, क्या, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY, ठीक है, क्या, PMFBY। ये जो शुरू हुई थी पहले, जो लॉन्च हुई थी 18 फरवरी 2016 को लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी? तो 18 फरवरी 2016 को लॉन्च हुई थी। और इसमें क्या है, खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% जो है प्रीमियम किसान को देना होता है। बाकी जो है पहले जो आपका सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है, ठीक है। फिर देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा सॉयल हेल्थ कार्ड प्यारे बच्चों एक दिया जाता है। और ये जो लॉन्च हुआ था प्यारे बच्चों, ये आपका 19 फरवरी 2015 को लॉन्च हुआ था। कहाँ से लॉन्च हुआ? सूरतगढ़ राजस्थान से जो है इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। टैगलाइन क्या है प्यारे बच्चों? स्वस्थ धरा खेत हरा। टैगलाइन क्या है? तो स्वस्थ धरा और जो है प्यारे बच्चों खेत हरा। उद्देश्य मिट्टी की, समझ लो उद्देश्य क्या है, मिट्टी की जांच कर उर्वरक के सही उपयोग की सलाह देना। तो क्या काम है प्यारे बच्चों इसका? तो ये आप कहोगे कि मिट्टी की जांच करना है। क्या है? तो आप कहोगे मिट्टी की जांच करना है, सही है। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा अपने जहन में रखते हुए प्यारे बच्चों चलना, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं जो लिखा हुआ है उसे ही रट्टा मान लो, नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी समझो। और उद्देश्य क्या रहेगा? किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक के लिए जो है सस्ता ऋण देना। तो प्यारे बच्चों ये ऋण भी मुहैया कराता है। फिर दूसरी देखिए इनाम योजना, ठीक है। इनाम की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2016 में प्यारे बच्चों आपकी जो है इनाम की शुरुआत की गई थी। कब? तो आप कहेंगे अप्रैल 2016 में जो है इनाम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो देश भर की कृषि मंडियों APMC को एक नेटवर्क में जोड़ता है। एक राष्ट्र एक बाजार प्यारे बच्चों जो है इसकी थीम रहती है। इसकी थीम क्या रहती है? तो एक राष्ट्र एक बाजार जो है इसकी थीम रहती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य जो है सुरक्षा मिशन प्यारे बच्चों देखिए एक बात, इसकी शुरुआत जो हुई थी अक्टूबर 2007 को हुई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो अक्टूबर 2007 को। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच इसमें जो रेशियो रखा गया वो 60 और 40 का रखा गया था। और वित्तीय साझाकरण पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 90 और 10 का रखा गया था, ठीक है। 90 और 10 मतलब 60 रुपये जैसे अगर केंद्र देगी तो 40 रुपये राज्य देगी, लेकिन पहाड़ी और पूर्वोत्तर में 90 रुपये केंद्र देगी तो 10 रुपये राज्य सरकार देगी, ठीक है। फिर देखिए प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी प्यारे बच्चों वो 12 सितंबर 2019 को हुई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत, ठीक है। फिर देखिए स्वैच्छिक और अंशधन आधारित पेंशन योजना, ठीक है। देखिए इस योजना की परिपक्वता पर आवेदक द्वारा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर किसान जो है 3,000 रुपये मासिक जो है पेंशन प्राप्त कर सकता है। कितना? तो 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। और उनकी मृत्यु के बाद जीवन साथी को 50% पेंशन जो है मिलती है, ठीक है। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड की स्थापना कभी तो 12 जुलाई 1982 को हुई। कब हुई प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। मुख्यालय प्यारे बच्चों इसका मुंबई है। ग्रामीण विकास का ये प्यारे बच्चों आपका शीर्ष बैंक अर्थात सबसे बड़ा बैंक है। देखिए कभी कभी नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या कहोगे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखना। अब आगे आ जाओ। देखिए एक यहाँ पर और समझ लेना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR
प्यारे जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ICAR की फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रखना। इसकी स्थापना प्यारे जो 16 जुलाई 1929 को हुई। मुख्यालय प्यारे जो इसका जो है नई दिल्ली बनाया गया। मुख्यालय क्या बनाया गया? नई दिल्ली बनाया गया। अब इसका मतलब समझ लो। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, ये जो है प्यारे ये जो है भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत जो है आने वाला एक स्वायत्त संगठन है, ठीक है। अब यहाँ कुछ पॉइंट समझो। देखिए मसालों की रानी किसे कहते हैं? पहले इलायची को कहते हैं। फलों का राजा किसे कहते हैं? आम को कहते हैं। गरीबों का सेब किसे कहते हैं? तो अमरूद को कहते हैं। प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन में सर्वाधिक जो है लगभग 40 से 42% प्रोटीन होता है। केसर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में होता है। इसका जो है वर्तिकाग्र आपका खाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है केसर सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। अब देखिए कृषि से संबंधित कुछ अनुसंधान संस्थान है हालांकि आगे हम और कराएंगे, ठीक है। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में। फिर देखिए पहले जो यहाँ से दूसरा पॉइंट शुरू होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है आपका, ये पहले जो आपका जो है ये करनाल में, ठीक है। कहाँ है? करनाल में। डेयरी अनुसंधान संस्थान कौन सा? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये जो आपका इज्जत नगर बरेली में। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान यह आपका मुंबई में, ठीक है। गन्ना प्रजनन संस्थान ये आपका कोयम्बटूर में। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। पहले जो चावल का कहाँ है? तो आप कहोगे कटक उड़ीसा में, ठीक है। गन्ना का कहाँ है? तो लखनऊ यूपी में। दलहन का कहाँ है? जो कानपुर यूपी में। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये चीज़ें समझी। देखिए कृषि से संबंधित पहले जो आपके इंपॉर्टेंट दिवस हैं वो भी आपको याद रखने। जैसे मैं बात करूँ 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस पहले मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को पहले विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस जो है आपका मनाया जाता है। 4 दिसंबर को कृषि में महिलाओं का योगदान जो है दिवस मनाया जाता है। पर देखिए 5 दिसंबर को जो विश्व मृदा दिवस जो है आपका मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस जो है जो आपका मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। अब एक बात समझो जो यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे हो। यहाँ पर जो ये कॉम्बो पैक है एक और बहुत ही शानदार जो ये एक ई बुक है मात्र 59 रुपीज़ में। आप यहाँ पर जो नीचे नंबर दिया गया ना इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जो ये कोर्स जो है आप खरीद सकते हो। आप एक बात जानते हो कि ये जरूरी नहीं कि इसी भर्ती के लिए हो या किसी भी भर्ती हो। देखिए यहाँ पर पुलिस का जरूर लिखा हुआ है लेकिन ये जो कोर्स है आपका ये किसी भी एग्जाम के लिए वैलिड होगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए वैलिड होगा। यहाँ पर हिंदी की बुक जो आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए बात करें भारत में कृषि के अगले पॉइंट की। देखिए भारत में कृषि जो है ये भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का कुल श्रम शक्ति का 54% भाग जो है कृषि पर कार्य करता है, ठीक है। हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु दशा में ही अपना जो है विकास करता है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, अतः इसे जो है जाड़े की ऋतु में ही उगाया जाता है। धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, अतः गर्मी में जो है मानसून के समय ही जो है ये जो है आपका उगाया जाता है, ठीक है। फिर जो अब देखिए बात करेंगे भारत में फसल ऋतु के बारे में। तो भारत में 3 प्रकार की जो आपकी फसल ऋतु पाई जाती है, ठीक है। एक खरीफ फसल ऋतु, दूसरी जो आपकी रबी फसल ऋतु, तीसरी जायद फसल ऋतु। तो 3 प्रकार की जो है आपकी ये फसलें पाई जाती हैं। अब देखिए बात करें सबसे पहले खरीफ फसल ऋतु की, ठीक है। तो खरीफ फसल मुख्य रूप से मानसून काल की फसल है, ठीक है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में तथा कटाई आपके अक्टूबर माह में की जाती है। खरीफ फसल की प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो अगर देखो एक तो खाद्यान्न होती हैं, एक दलहन होती है, एक तिलहन होती है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। खाद्यान्न में जो आपका धान, ज्वार, बाजरा तथा मक्का आते हैं। वहीं दलहन की बात करें तो मूंग, उड़द, सोयाबीन तथा लोबिया आती हैं। तिलहन की बात करें सोयाबीन है, मूंगफली है, सूरजमुखी, तिल है, अरंडी, ये जो आपकी तिलहन फसलों में आती हैं, ठीक है। अब देखिए कपास तथा तंबाकू खरीफ फसल की प्रमुख जो है नगदी फसलें हैं। ये कौन सी है? नगदी फसलें हैं। देखिए बात करेंगे आगे रबी फसल ऋतु, ठीक है। रबी की देखिए रबी फसल जो है ये शीत ऋतु की फसल है। कौन सी ऋतु पे जो? शीत ऋतु की फसल है। रबी फसल की बुआई जो अक्टूबर नवंबर में तथा कटाई अप्रैल मई के माह में की जाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए खाद्यान्न है, दलहन है, तिलहन है और नगदी है, ठीक है। इसमें भी तो खाद्यान्न में जो गेहूं और जौ आता है, किसकी? तो रबी की। फिर दलहन में जो मटर चना आता है, तिलहन में जो आपका सरसों आता है और नगदी में जो है गन्ना और बरसीम की फसलें आती हैं।
जायद फसलें कौन सी होती हैं? देखिए तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, ये पहले जो आपकी जायद फसलें होती हैं। करेला, लौकी, कद्दू, पेठा, तुरई, टमाटर, भिंडी, ये सारा। देखिए कद्दू जो होता है इसे सीताफल भी कहा जाता है, ठीक है। इन फसलों को रबी और खरीफ के बीच की अवधि में पहले जो आपका उगाया जाता है, सही है। अब देखिए पहले जो यहाँ पर बात करेंगे भारत में झूम कृषि के नाम, ठीक है, भारत में। फिर यहाँ बात करेंगे विदेशों में जो है झूम कृषि के नाम। पहले जो भारत में झारखंड में इसे कुरवा के नाम से जानते हैं, किसे? झूम कृषि। झूम कृषि का मतलब क्या होता है? झूम कृषि पहले जो जैसे मान लो 2 खेत हैं, ये आपके 2 खेत हैं पहले जो, और यहाँ की मिट्टी ठीक नहीं है, मिट्टी ठीक नहीं है, ठीक है, और यहाँ भी मान लो मिट्टी ठीक नहीं, तो झूम कृषि एक ऐसी कृषि होती है पहले जो कि जो है आपका, जैसे मान लो यहाँ मिट्टी ठीक नहीं है तो पहले यहाँ कृषि करेंगे, कुछ हिस्सा जो नीचे का रह जाता है ना, तो घास फूस भी उग सकता है इसमें, तो पहले कृषि यहाँ पे की, ठीक है। कृषि करने के बाद इस स्थान पे कृषि नहीं करेंगे, फिर हम इस स्थान पे कृषि करेंगे, तो इस स्थान पर फिर खाली पड़ी रहेगी। जब यहाँ घास फूस उग जाएगी तो इसमें आग लगाएंगे, क्या लगाएंगे पहले जो? आग लगाएंगे, और आग लगाने के बाद यहाँ पर वो जो है राख बन जाएगी, क्या बन जाएगी? राख। और राख सूख कर जो है पहले जो एक शानदार उर्वरक का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? एक शानदार उर्वरक का निर्माण करेगी। फिर ये मिट्टी जो है ठीक हो जाएगी, लेकिन तब उस समय फसल यहाँ पर हो रही होगी, तब ये खाली होगा। अब जब यहाँ की कटाई हो जाएगी तब यहाँ पर उर्वरक पैदा हो गया होगा, क्योंकि राख बन गई थी, तो यहाँ पर शुरू कर देंगे। फिर ऐसे करके ये जगह बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं झूम कृषि। झारखंड में पहले जो इसे कुरवा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में बस्तर, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पहले जो दीपा या बेवर दहिया के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं पहले जो? छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहते हैं, और मध्य प्रदेश में तो बेवर या दहिया कहते हैं। ऐसे ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में दीपा और मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पहले जो इसे पोडू कहते हैं। केरल में पहले जो इसे पोनम कहते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। राजस्थान में वालरा या वालतरे कहते हैं, ठीक है। पर देखिए मणिपुर में पहले जो पामलो कहते हैं, पामलो की जगह जो है आपका पामलू, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो, पामलू भी कह सकते हो, ठीक है। पहले जो तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखना। झूम कृषि को काटो और जलाओ कहते हैं, काटो और जलाओ। जंगल को जलाकर कुछ साल खेती की जाती है, फिर जमीन छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए पहले जो इसे झूम कृषि कहते हैं। विदेशों में अगर बात करूं तो देखिए ब्राजील में रोका कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में पहले जो लदांग कहा जाता है, श्रीलंका में इसे चेना कहते हैं, वेनेजुएला में कोनको कहते हैं, वियतनाम में पहले जो इसे रे कहा जाता है। तो पहले जो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए बात करेंगे अब भारत की प्रमुख फसलें। देखिए अगर सबसे पहले बात करें हम तो यहाँ पर गेहूं की बात करेंगे, व्हीट की बात करेंगे। देखिए भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ठीक है। अग्रणी राज्य समझते हैं जो मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, उसमें आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर जो आपका पंजाब, ठीक है। फिर देखिए प्रमुख किस्मों की अगर बात करूं तो जैसे सोनालिका है, अर्जुन है, कल्याण सोना पूसा बेकर है, सरबती है, वह सोमेरा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर जो इसमें सरबती है, बासमती तो आपका चावल में होता है, ठीक है। फिर देखिए बात करें संबंधित रोग, इससे संबंधित जो प्यारे जो आपके रोग हैं, जैसे पीला रतुआ है, भूरा रतुआ है, खुला कंड है, सीरियल सिस्ट है, ठीक है, निमेटेडा, तो निमेटोडा भी बोलते हैं इसे। तो ये प्यारे जो इसके रोग हैं। फिर देखिए ज्वार की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? ज्वार। जो आपका ज्वार होता है ये मोटे अनाजों में आता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिकी नाम प्यारे जो सोरगम बाइकलर है, ठीक है। क्या है? सोरगम बाइकलर। अग्रणी उत्पादक राज्य में बात करें तो महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक इसके अंतर्गत आते हैं। फिर प्रमुख किस्में आप देखें GSV8 है, ठीक है, CSV8, CSV7 है, CSV1, CHS16 आदि ऐसे नाम जो है पहले जो आपके ज्वार के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो CS से आपको ध्यान रखनी है कि ज्वार के नाम होंगे। फिर देखिए बात करते हैं बाजरा की। बाजरा, भारत विश्व का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता देश है, ठीक है। भारत जो है विश्व में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है। और वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पेनिसेटम ग्लोकम है, ठीक है। अग्रणी राज्य समझ लो आप, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश व हरियाणा पेरेचू या आपके इसके अग्रणी राज्य हैं, ठीक है। अब देखिए प्रमुख किस्में साबेरी है, मोती है, HB3 है, HB4 है, बाबापुरी आदि जो है इसकी महत्वपूर्ण जो है किस्में हैं, ठीक है। फिर देखिए मक्का की बात करें पैचू तो यह एक महत्वपूर्ण अनाज एवं जो है चारा फसल है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम जिया मेज है, ठीक है।
अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश व बिहार जो है इसमें अग्रणी है। प्रमुख किस्मों की बात करें तो HQPM1, HQPM4 और ये आपका प्रो 1 है, फिर जो मक्त 1। फिर जो इसकी फसल और भी है, शंकर मक्का 2। एक बात ध्यान रखना, जैसे गंगा 5 है, गंगा 11 है, विजय है, जवाहर है, विक्रम है, IMH 224 है आदि, इसकी किस्में बहुत सारी हैं। दूसरी बात, मक्का से एक बात याद रखनी है आपको, क्वेश्चन ये कह सकता है आपसे कि अनाज की रानी किसे कहा जाता है, ठीक है, किसकी रानी प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे अनाज की रानी। देखिए मक्का राजा होना चाहिए पर नहीं, अनाज की रानी जो है मक्का को कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखिए बात करेंगे आगे जूट। जूट को ही प्यारे बच्चों आपका पटसन भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए रेशेदार खरीफ फसल है, कौन सी फसल है प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान रखना रेशेदार खरीफ फसल है। इसका अन्य नाम की अगर बात करूं तो गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा जो हम जूट या पटसन को कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो प्यारे बच्चों प्रमुख किस्म है, प्रमुख किस्म जो है उसे हम मेस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेस्टा, ये सा है, तो ऐसे लिख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ गौर करना, मेस्टा, ठीक है। फिर देखिए अग्रणी उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है, असम है, बिहार है, उड़ीसा, ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा अग्रणी है। भारत विश्व में जूट उत्पादन में प्यारे बच्चों प्रथम स्थान पर अपना स्थान लिए हुए है, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे गन्ना की, शुगर कैन, उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी, तो उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय फसल है, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर देखिए अग्रणी उत्पादन राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ये प्यारे बच्चों इसमें अग्रणी है। वैज्ञानिक नाम प्यारे बच्चों सैकरम और आपका ओफोसिनिफेरस, ठीक है, ओफिसिनेरम, तो सैकरम ओफिसिनेरम ये इसका वैज्ञानिक नाम है। देखिए बात करें कहवा की, ठीक है। अच्छा गन्ना की वो भी तो देख लो, गन्ना के प्यारे बच्चों वो जो होते हैं क्या आपकी किस्में, ठीक है, किसकी किस्में है प्यारे बच्चों, ये गन्ना की किस्में हैं, ठीक है। देखिए CO410, ठीक है, मतलब CO 410, CO 419, CO 431, तो ऐसे करके ये गन्ना की किस्में हैं, ठीक है। बात करेंगे कहवा की, कहवा को ही कॉफी बोलते हैं। पहले जो उष्ण कटिबंधीय रोपड़ फसल है, कैसी फसल है, आप कहेंगे सर उष्ण कटिबंधीय और जो है आपका रोपड़ फसल है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि इसका वैज्ञानिक नाम कॉफिया अरेबिका है। क्या नाम है प्यारे बच्चों, तो कॉफिया अरेबिका इसका वैज्ञानिक नाम है। किस्मों की बात करो तो अरेबिका है, रोबस्टा है, लाइबेरिया है, ये प्यारे बच्चों इसकी किस्में हैं, यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हो, ठीक है। फिर देखिए अग्रणी उत्पादन राज्य कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा, ये पहले जो आपके इसमें जो है अग्रणी राज्य हैं। फिर देखिए बात करेंगे मक्का की, किसकी बात करें पहले जो मक्का की अगर बात करें, कॉर्न की अगर बात करें तो मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है, पीछे बता चुका हूँ। जिया मैस जो है इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, क्या पहले जो जिया मैस इसका वैज्ञानिक नाम है। अग्रणी राज्य में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह हैं। प्रमुख किस्में गंगा 5, गंगा 11, विजय, जवाहर व किस्म विक्रम, IMH 224 आदि जो है इसमें प्यारे बच्चों आते हैं। ये पीछे भी पॉइंट बता चुका हूँ, दोबारा ले लिया है मैंने। इसमें जो है वैरायटियाँ कुछ अलग हो सकती हैं, ठीक है, बाकी वही है। देखिए आगे अगर बात करें तो यहाँ ध्यान देना उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, किसमें गेहूं में है प्यारे बच्चों, गन्ना में है, आलू में है, मसूर में। तो उत्तर प्रदेश भारत में जो है अपना प्रथम स्थान लिए हुए है, ठीक है। किसमें तो गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर में। राजस्थान का पहला स्थान पर जो बाजरा और सरसों में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब देखिए यहाँ पर और भी फसलें हैं और उनसे संबंधित प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने देश और मतलब विदेश और भारत दोनों ले लिए हैं, ठीक है। विदेश और भारत प्यारे बच्चों आपके दोनों ले लिए हैं, तो दोनों चीज़ों को यहाँ समझते हैं। देखिए अगर बात करें तो रबड़ उत्पादन में थाईलैंड प्यारे बच्चों पहले स्थान पर है, लेकिन हमारे भारत का केरल जो है प्यारे बच्चों ये पहले स्थान का है, ठीक है। फिर देखिए गन्ना की बात करें तो विश्व में तो ब्राजील है, लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश है। चाय की बात करें विश्व में प्यारे बच्चों आपका चीन है, लेकिन भारत में असम है। सोयाबीन की बात करें तो विश्व में तो अमेरिका है, भारत में मध्य प्रदेश है। कॉफी की बात करें तो विश्व में तो ब्राजील है, भारत में कर्नाटक है। दालों की बात करें प्यारे तो भारत प्रथम नंबर पर है, और भारत में भी प्यारे जो अगर बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो अपना पहला नंबर दालों को लेके लिए हुए है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ हम समझेंगे विज्ञान से संबंधित, मतलब विज्ञान की शाखाएं, खेती के विशिष्ट नाम, जो मतलब अगर बात करें तो खेती की बात होगी, फिर जो बात हम यहाँ किसकी करेंगे, कृषि की ही करेंगे, लेकिन साइंटिफिक तरीके से, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो सेरीकल्चर की बात करें पैरचो, तो ये इसमें रेशम कीट का पालन होता है। एपी कल्चर की बात करें पैरचो, मधुमक्खी पालन होता है शहद उत्पादन के लिए, ठीक है। विटीकल्चर की बात करें तो अंगूर की खेती का उत्पादन किया जाता है। फ्लोरीकल्चर की बात करें तो फूलों की व्यावसायिक खेती का जो है उत्पादन किया जाता है। ओलेरी कल्चर का बात करें पैरचो, तो जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की खेती, जैसे कद्दू है, लौकी है आदि का जो है मतलब जो है उत्पादन हम ओलेरी कल्चर के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। फिर देखिए पोमोलॉजी में पैरचो फलों का अध्ययन या खेती की जाती है, ठीक है। वर्मी कल्चर, इसमें केंचुआ पालन होता है। जैविक खाद के लिए केंचुआ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, पैर जो किसान का मित्र होता है। किसान का मित्र कौन है, केंचुआ। और किसान का शत्रु कौन है पैर जो, तो किसान का मित्र कौन है, तो मैंने आपको बताया केंचुआ। और अगर शत्रु की बात कर दे तो शत्रु लगाना आप फिर चूहे को, ठीक है। फिर देखिए सिल्वी कल्चर, तो पैर जो ये वन इमारती लकड़ी के पेड़ों की खेती के लिए जो है होता है, ठीक है। जो इमारत बनाई जाती है उसमें जो लकड़ी होती है पैर जो, उसके लिए जो है सिल्वी कल्चर की खेती की जाती है, ठीक है। एरोपोनिक्स, पौधों को हवा में उगना क्या कहलाता है पैर जो, एरोपोनिक्स कहलाता है। जड़ें हवा में जो है पैर जो लटकती रहती हैं। हाइड्रोपोनिक्स पैर जो मृदा रहित खेती, पौधों को केवल पानी और पोषक तत्वों के घोल में उगाना ही जो है क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर शानदार तरीके से याद रखना, सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने नहीं कराया यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसका जवाब मुझे शानदार तरीके से दें। जवाब कहते हो, मोरी कल्चर का संबंध किस खेती से है। पहले जो अगर आप देख रहे हो तो इतना तो बता ही सकते हो कमेंट में कि मोरी कल्चर का संबंध किस खेती से, मैंने वो नहीं करवाया, ठीक है। तो आप बताना हमें कमेंट में। अब देखिए बात करेंगे पहले जो भारत की प्रमुख क्रांतियों को पहले जो डीपली तरीके से समझना। सबसे पहले बात करेंगे हम हरित क्रांति की, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन के संबंध में हुई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत 1966 से 67 के बीच मानी जाती है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है पहले जो MS स्वामीनाथन जी थे, ठीक है। MS स्वामीनाथन केरल के एक कृषि वैज्ञानिक के रूप में जो है प्रसिद्ध हैं पूरे भारत में। इन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति की जो है शुरुआत की थी। हर क्वेश्चन पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरित क्रांति के तहत प्रसंसाधित बीजों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खाद्यों एवं कीटनाशकों के प्रयोग आदि से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि लाई गई, ठीक है। अगर बात करें हम विश्व स्तर पर, हरित क्रांति की शुरुआत जो है साल 1960 में मैक्सिको में हुई थी, ठीक है। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बोरलॉग है पहले, ठीक है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली इनको। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में स्थित है आपका, ठीक है। आगे आ जाओ, श्वेत क्रांति की बात करेंगे। भारत में श्वेत क्रांति का प्रादुर्भाव साल 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा जो है किया गया था। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई थी। इसका परिणाम भारत जो है दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में पहले जो अब शामिल हो गया है, ठीक है। गुजरात के आणंद में स्थित अमूल डेयरी तथा राजस्थान की सरस डेयरी श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। भारत का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य पहले जो राजस्थान है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल हरियाणा में की गई है, ठीक है। बात करें अगर पहले जो नीली क्रांति की, तो देखिए भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 1990 के मध्य जो है बहुत चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। भारत में नीली क्रांति का संबंध मछली पालन तथा समुद्री उत्पादों में वृद्धि से है। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी जी को जो है जाना जाता है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, अर्थात FFDA की जो है स्थापना की है। मत्स्य प्रजनन, पालन, विपणन और निर्यात की नई तकनीक अपनाकर FFDA ने मछली पालन में सुधार व तेजी लाने का बहुत ही शानदार कार्य किया है। भारत में मछली का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है तथा केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र जो है इसकी स्थापना पहले जो मुंबई में की गई थी, ठीक है। नीली क्रांति की शुरुआत जो है कहाँ से मानी जाती है, तो आप कहेंगे चीन से मानी जाती है। चीन विश्व में सबसे अधिक मछली और अन्य समुद्री उत्पादों का जो है उत्पादन करता है।
फिर देखिए बात करेंगे भारत की अन्य क्रांतियों के बारे में। भारत की अन्य क्रांतियों की बात करेंगे बच्चों। देखिए अगर बात करें तो भूरी क्रांति, कृषि उर्वरकों एवं रसायनों में आत्मनिर्भरता के लिए जो है भूरी क्रांति की शुरुआत की गई है। रजत क्रांति, अंडे तथा मुर्गी पालन में बढ़ोतरी के लिए इसकी शुरुआत की गई। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 के तहत जो है भारत में फल उत्पादन वृद्धि के लिए जो है सुनहरी क्रांति का जो है निर्माण किया गया था। हरित क्रांति, देखिए ये बांस के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। बादामी क्रांति पहले जो मसाला उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति साल 2008 में हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी और अन्य जो है सभी क्रांतियों के लिए जो है इंद्रधनुष क्रांति जो है पहले तो ये निगरानी रखती है। क्या रखती है? निगरानी की, ये एक्चुअल में कार्य कैसा कर रही है, ठीक है। स्वर्ण रेशा क्रांति पहले तो जूट उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति ये चाय उत्पादन से संबंधित है। फिर देखिए बात करेंगे परामनी क्रांति, ये भिंडी उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति पहले तो ये कपास उत्पादन से जो है संबंधित है। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से जो है संबंधित है, आत्मनिर्भरता के लिए जो है ये जानी जाती है। सेफ्रॉन क्रांति ये पहले जो आपके केसर उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति ये फल और शहद उत्पादन से संबंधित है। पहले जो एक सवाल का जवाब देना कि सीमेंट उत्पादन का संबंध जो है किस क्रांति से है, ठीक है। अब हम यहाँ पर उत्पादन राज्य अलग अलग तरीके से देखेंगे। कैसे? पहले फल देखेंगे, फिर मेवा देखेंगे, फिर जो है आपके मतलब खाद्यान्न देखेंगे, फसलें देखेंगे पहले तो इस प्रकार से हम एक एक क्रम से देखेंगे। जैसे मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे फसलों की। तो भारत में फसलों के उत्पादक राज्य जो पहले जो अपना स्थान बहुत शानदार लिए हुए हैं उनकी बात करेंगे। देखिए अगर गेहूं की बात करें तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश करता है। गन्ने की बात करें तो इसका भी उत्तर प्रदेश ही पहले जो आपका करता है, ठीक है। तो गेहूं और गन्ने का क्या हो गया आपका? उत्तर प्रदेश हो गया। कपास की बात करें पहले जो आपका गुजरात करता है, ठीक है। सोयाबीन की बात करें पहले जो मध्य प्रदेश करता है। हालांकि कपास कुछ मात्रा में पहले जो आपका महाराष्ट्र भी करता है। अगर आपको ऑप्शन में ना मिले, ऑप्शन में अगर आपको मान लो गुजरात नहीं मिलता तो आप महाराष्ट्र लगा देना। तिलहन, सौंफ, जीरा इसकी बात करें पहले तो गुजरात है, ठीक है। सरसों की बात करें तो ये आपका राजस्थान है। छोटी इलायची पैरचो ये आपकी केरल में होती है और बड़ी इलायची पैरचो आपकी सिक्किम में होती है। तो समझ में आ गया, गेहूं और गन्ना उत्तर प्रदेश में हो गया, कपास गुजरात महाराष्ट्र में लगाना, और आपका सोयाबीन पैरचो मध्य प्रदेश में लगाना। तिलहन में सौंफ जीरा है जो ये जो आपका गुजरात है। सरसों में राजस्थान हो जाएगा। छोटी इलायची केरल और बड़ी इलायची आपका सिक्किम उत्पादित करता है। अब आ जाओ बात करेंगे पैरचो सूखे मेवा के उत्पादन की, ठीक है। जैसे मूंगफली है पैरचो ये गुजरात में होते हैं। केसर की बात करें पैरचो तो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक मात्रा में होती है। किशमिश ये आपके महाराष्ट्र में होती है। काजू पैरचो ये आपका केरल में, ठीक है। बादाम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में पैरचो केसर भी होता है, बादाम भी होता है, ठीक है। अंजीर की बात करें पैरचो तो महाराष्ट्र में। अंजीर कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र बताओगे। खजूर पैरचो ये आपका गुजरात में होता है। लौंग की बात करें पैरचो तो ये कर्नाटक। तो ये सूखे मेवे को आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। भारत में मौसमी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। नाशपाती का पैरचो सबसे बड़ा तो हिमाचल प्रदेश है। अनानास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। तरबूज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पैरचो महाराष्ट्र है। नारियल की बात करें तो पैरचो केरल जो है प्रथम नंबर पे आता है। अमरूद की बात करें तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। आंवला की बात करें पैरचो तो उत्तर प्रदेश है। अखरोट की बात करें तो जम्मू कश्मीर है। लीची की बात करें तो पैरचो आपका बिहार आता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या कहना चाहता है आपसे? कह रहे भारत में प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में जो है प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जुलाई 2000 को जो है आपकी प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। वहीं बात करें दूसरे क्वेश्चन में, राष्ट्रीय कृषि नीति में जो है कृषि क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था? आप कहेंगे 4% का रखा गया था। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर 2023 की बात करूं प्यारे बच्चों तो 2023 में ये थोड़ा सा डेटा बढ़ गया था। 2023 में ये 5% हो गया था। कितना हो गया था? 2023 में 5%। लेकिन फिर आगे प्यारे बच्चों फिर ये और घट गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चलता रहा है।
देखिए आगे अगर बात करें तो भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? भारत में जो है कृषि जनगणना जो कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। ठीक है, वहीं क्वेश्चन 4, भारत में प्रथम कृषि जनगणना किस वर्ष जो है आयोजित की गई थी? पहले जो कह रहा है क्वेश्चन, भारत में प्रथम कृषि जनगणना जो है किस वर्ष आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 से 71 के बीच जो है आयोजित हुई थी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना की शुरुआत कब हुई? किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात केसीसी योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1998 में जो है पहले इसकी शुरुआत हुई थी। छठवां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? कौन सी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 फरवरी 2016 को जो है पहले ये शुरू की गई थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगला, किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या होता है? जो किसान कॉल सेंटर का एक टोल फ्री नंबर होता है पहले वो क्या होता है? तो वो होता है 1551। ठीक है, कितना होता है? 1551 अर्थात 1551। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि नाबार्ड जो है पहले नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी पहले वो शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुई थी। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। किसकी स्थापना? नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नाबार्ड का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय पहले कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना किस तारीख को हुई थी या किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब है 12 जुलाई 1982 को जो है पहले आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब देखिए अगर नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछता है तो कहोगे राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल रूरल बैंक। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे देखिए बात करेंगे 11 में निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? निम्न में जो है जो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा चना। चना जो है पहले जो खरीफ की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी जो है रबी की फसल है? निम्न में से कौन सी जो है पहले जो आपकी रबी की फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब है सरसों। सरसों जो है पहले जो आपकी रबी की फसल है। अब देखिए आप आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 13, तरबूज खरबूजा और ककड़ी किस ऋतु की फसलें हैं? ठीक है, तो प्यारे जो वैसे ही समझ में आ गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन पीछे बताया था मैंने। तो ये प्यारे जो कौन से की हैं? तो जायद ऋतु की फसलें हैं। ठीक है, 14 की बात करते हैं। भारत में कृषि वर्ष जो है कब से कब तक माना जाता है? भारत में जो कृषि वर्ष होता है प्यारे जो ये कब से कब तक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून तक जो है आपका कृषि वर्ष माना जाता है। ठीक है, आगे आइए। देखिए झूम खेती को काटो और जलाओ कृषि कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दीपा। दीपा के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? पहले जो आंध्र प्रदेश में इसे कहते हैं, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा, पोडू कहते हैं। क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में? पोडू। और स्थानांतरित कृषि को ही पहले जो आपका झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को ही झूम कृषि कहते हैं। तो आप उस कंफ्यूजन में तनिक भी मत रहना। ठीक है, तो झूम कृषि। अब जैसे पामलू, पामलू कहाँ कहा जाता है प्यारे बच्चों? झूम कृषि को ही। भाई झूम कृषि को ही पामलू कहाँ कहा जाता है? झूम कृषि को पामलू में, पामलू जो कहा जाता है वो मणिपुर में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है प्यारे बच्चों? मणिपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तो आप समझ गए होंगे क्या कहते हैं, दीपा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें कुमारी कहाँ कहा जाता है प्यारे बच्चों? जैसे यहाँ पर कुमारी लिखा हुआ है ना, कुमारी कहाँ कहा जाता है? तो जो आपका पश्चिमी घाट है, जो आपका प्यारे जो पश्चिमी घाट है, तो वहां पर इसे क्या कहते हैं? कुमारी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना प्यारे जो, ये बात ध्यान रखना कि जंगल में आग लगाकर जो है इसको तैयार किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सही है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ठीक है, तो सेरीकल्चर का संबंध प्यारे बच्चों आपका रेशम कीट पालन से। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, 18 देखिए विटीकल्चर का अर्थ क्या है? विटीकल्चर का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? विटीकल्चर का अर्थ जो है अंगूर की खेती से। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। चलिए
देखिए आगे बात करते हैं वर्मी कल्चर का संबंध किससे है। तो वर्मी कल्चर का प्यारे बच्चों जो संबंध है, वर्मी कल्चर का जो संबंध है वो केंचुआ पालन से है। ठीक है, किससे? केंचुआ पालन। ऑप्शन आपका ए वाला जो है ठीक हो जाएगा। किसका? वर्मी कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और केंचुआ पालन प्यारे बच्चों ये जैविक खाद के लिए बहुत जरूरी होता है। किसके लिए किया जाता है केंचुआ पालन? तो जैविक खाद के लिए प्यारे बच्चों ये किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहा जाता है? सब्जियों की जो प्यारे बच्चों व्यापारिक खेती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। पहले जो ओलेरी कल्चर कहा जाता है। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। देखिए यहाँ पर इतने पॉइंट और समझिए, मोरी कल्चर, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और आपका सिल्वी कल्चर। देखिए मोरी कल्चर की अगर बात करें प्यारे बच्चों ये सहतूत की खेती के लिए है। किसके लिए है? तो आप कहेंगे सहतूत की खेती के लिए। कहने का मतलब रेशम कीट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एरोपोनिक्स की बात करें प्यारे बच्चों तो ये जो होता है पौधों को हवा में उगाना। ठीक है, कहाँ प्यारे बच्चों? आप जानते होंगे पौधों को हवा में उगाने के लिए हम क्या कहते हैं? तो आप कहोगे एरोपोनिक्स। एयर माने हवा ही तो होता है। हाइड्रोपोनिक्स की बात करें प्यारे बच्चों तो मृदा रहित खेती होती है। ये कौन सी? मृदा रहित जो है खेती के लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं? आप कहेंगे सर जो है हाइड्रोपोनिक्स। देखिए मृदा रहित जो खेती होती है अर्थात पौधों को केवल पानी और पोषक तत्वों के घोल में उगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए सिल्वी कल्चर की बात करें प्यारे बच्चों तो ये जो है वनों या इमारती लकड़ी के पेड़ों की खेती है। ठीक है, किसके लिए? तो वनों हो या इमारती लकड़ी में जो प्रयोग की जाती है, इमारतों में जो लकड़ी प्रयोग की जाती है उसके लिए जो है सिल्वी कल्चर का प्रयोग किया जाता है। बताइए कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 21, भारत में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन क्या है? ठीक है, तो प्यारे जो नलकूप और कुओं से जो है सिंचाई की जाती है। 22, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के जो है किस राज्य में? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। प्यारे जो तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के तमिलनाडु राज्य में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मेघालय में सिंचाई की कौन सी जो है 200 साल पुरानी विधि प्रचलित है? 200 साल पुरानी जो है विधि प्रचलित है। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा बांस ड्रिप सिंचाई। बांस ड्रिप सिंचाई जो है वहां पर प्रसिद्ध है आज भी। हरित क्रांति शब्द का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? हरित क्रांति का जो शब्द जो प्यारे बच्चों इसका संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं और चावल से। ठीक है, गेहूं और चावल से। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करेंगे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है प्यारे बच्चों किसे माना जाता है? 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को। वहीं अगर भारत में हरित क्रांति का जनक की बात करें तो MS स्वामीनाथन। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और जो है भारत में MS स्वामीनाथन हो जाएगा। सही है, आगे देखिए बात करेंगे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है किस दशक में हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है बच्चों किस दशक में हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1966 से 67 के बीच। सही है, आगे देखिए लर्मा रोजो किस फसल की किस्म है जिसने हरित क्रांति में जो है बच्चों योगदान दिया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं की फसल है बच्चों। गेहूं की किस्म है आप ये कह सकते हो। ठीक है, गेहूं की क्या है? तो किस्म है। देखिए क्वेश्चन 29, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के पैरोचो जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज जो है कुरियन पैरोचो श्वेत क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध पैरोचो किससे? तो आप कहेंगे दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करेंगे पैरोचो 31, नीली क्रांति किससे संबंधित है? जो आपकी नीली क्रांति है प्यारे बच्चों ये किससे संबंधित है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा मछली पालन से प्यारे बच्चों अर्थात मत्स्य पालन से जो है नीली क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? पीली क्रांति का संबंध जो है प्यारे बच्चों किसके उत्पादन से है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरजमुखी अर्थात तिलहन से। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। सही है, आगे देखिए बात करते हैं प्यारे बच्चों गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का जो संबंध है प्यारे बच्चों वो किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू से।
ठीक है, गोल्ड क्रांति का संबंध आलू से। 34 देखिए पहले जो रजत क्रांति किससे जुड़ी हुई है। रजत क्रांति जो है आपकी ये किससे जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडा या कुक्कुट पालन से। किससे? अंडा या कुक्कुट पालन से हो जाएगा। देखिए आगे बात करते हैं, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है प्यारे बच्चों? सुनहरा रेशा जो है किस फसल को कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा प्यारे बच्चों जूट को कहते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं? जूट। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। 36 रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? रजत रेशा जो क्रांति है प्यारे बच्चों अर्थात सिल्वर फाइबर किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपास, ठीक है, किससे? कपास से, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाएंगे, कहेंगे सर रजत क्रांति तो अंडे और मुर्गी पालन से संबंधित है। नहीं समझे? क्या कहेंगे कि सर रजत जो है, रजत क्रांति जो है मुर्गी पालन से संबंधित है। हाँ बाबू ठीक कह रहे हो आप, मुर्गी पालन से ही है, लेकिन याद रखना इसका नाम ऐसे ही लिख के आता है रजत रेशा सिल्वर फाइबर। सिल्वर फाइबर अगर जानोगे तो कपास से संबंधित है और रजत क्रांति जो है आपकी मुर्गी पालन से संबंधित है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। और वहीं अगर मैं बात करूं व्हाइट गोल्ड क्रांति, अगर मैं व्हाइट गोल्ड क्रांति की बात करूं, क्या मैं बताया आपको? व्हाइट गोल्ड क्रांति, तो ये प्यारे बच्चों ये भी आपकी किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। गड़बड़ मत करना कुछ भी, ठीक है, किससे संबंधित है? कपास। अब एक बात ध्यान देना, व्हाइट गोल्ड हो गया ना। अब देखिए स्वर्ण रेशा, अगर मैं कहूं भाई स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? कौन सी बताई मैंने आपको? स्वर्ण रेशा क्रांति। तो यहां गौर करना प्यारे बच्चों, जो स्वर्ण रेशा क्रांति है आपकी वो भी जूट से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? वो जूट से संबंधित है। फिर देखिए क्या कहेंगे प्यारे बच्चों आगे। अब जैसे मतलब यहां मैंने क्या कहा? स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? जूट से संबंधित है। मैं अगर कहूं हरित सोना किससे संबंधित है? मैं अगर आपसे कहूं हरित सोना जो है वो किससे संबंधित है? तो हरित सोना प्यारे बच्चों आपका बांस से संबंधित है, बांस के उत्पादन से संबंधित है। बांस के जो है प्यारे बच्चों उत्पादन से संबंधित है।